हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं अहमदाबाद मिरर के ग्रुप एडिटर अजय उमर जी। अजय भाई नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद श्री कृष्ण। सौरभ। अब थोड़ा सा इतिहास में दाखिल होते हैं, फिर वर्तमान पे आएंगे। अजय जी, जब भारतीय जनता पार्टी में महासचिव नरेंद्र मोदी को दिल्ली में ये सूचना दी जाती है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में कि जाइए आप गुजरात संभालिए जाकर, उसके बाद हम सब जानते हैं कि बीजेपी का गुजरात का ओल्ड गार्ड नरेंद्र मोदी का बहुत विरोध करता है, लगातार चुनाव दर चुनाव विरोध करता है। नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी के भीतर के ओल्ड गार्ड की चुनौतियों से कैसे वो निपटे? 2002 का जो गुजरात में जो रायट्स हुए, गोधरा रायट्स, उसके बाद आपको मालूम होगा कि जो बिगेस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ था नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल इन गुजरात एंड ऑल्सो इन दिल्ली, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये ठान ली थी कि हम नरेंद्र मोदी को एज गुजरात चीफ मिनिस्टर हटाएंगे। आपको याद हो तो अरुण शौरी ने इस चीज का जिक्र अपनी किताब में किया है। वाजपेयी जी के बारे में जो किताब लिखी गई उसमें भी कहा गया है कि भाई 2002 में एक बार ये फैसला ले लिया गया था कि गोवा में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तब, और ये ऑलमोस्ट फाइनल था कि मोदी जी को एज गुजरात सीएम हटाएंगे, और तब किसको बनाना, काशीराम राणा को बनाना चाहिए, ऐसा ऑलमोस्ट ओबीसी चेहरा जो है उनको लाना चाहिए, और केशुभाई भी उस इश्यू पे सम्मत हो गए थे। मोदी जी ने लेकिन दाव पूरा पलट दिया, और मोदी जी ने जब ये डिसीजन अनाउंस हो कि उनको हटाने वाले हैं, उसके पहले उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत में ही वाजपेयी जी और अडवाणी जी के पास जाके स्टेज पे जाके अनुमति ली, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ वक्तव्य देना चाहता हूं। और उन्होंने तब कह दिया कि मुझे लगता है कि 2002 गुजरात की जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, पूरे हॉल में एक तरह से बगावत हो गई बीजेपी हाईकमांड के खिलाफ। आपको याद होगा कि साध्वी ऋतुम्भरा, उमा भारती से लेके अरुण जेटली, सब लोगों ने उसका इतना करारा विरोध किया कि अरुण शौरी और वाजपेयी जी देखते रह गए, कि उनको पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। और तब लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कहा जाता है कि विश्वास में लिया था, उन्होंने मौन रहना मुनासिब समझा, और बाद में फिर ये डिसाइड हुआ कि ये डिसीजन बाद में लिया जाएगा, और वो डिसीजन कभी नहीं हुआ। और मोदी जी ने अपनी अथॉरिटी जो है, अपनी लोकप्रियता है, वो उस वक्त एस्टेब्लिश कर दी। अब राजदीप सरदेसाई का रुख करते हैं। राजदीप जी, आपके पुराने मित्र नरेंद्र मोदी 75 बरस के हो गए हैं, आपने बधाई भी दी, उस पर आपको सब तरह की प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा। क्या चुनौतियां देखते हैं आप नेता नरेंद्र मोदी के सामने अब जब वो उम्र के इस पड़ाव पर हैं? पहले तो सौरभ भाई, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 75वें जन्मदिन पर एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। उनकी लंबी आयु हो, खुश रहें, हैप्पी एंड हेल्दी रहें। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को अब कितने 35 सालों से जानता हूं। पहली बार मुझे लगता है 1990 में मिला, तो एक लंबा पड़ाव मेरे लिए भी है। जब मैं देखता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो, पहली बार जब मिला वो 40 साल के थे, तो मेरे भी बाल पक गए हैं, मोदी जी के भी बाल पक गए हैं, लेकिन ऊर्जा तो है वैसे ही। मैं कभी कभी तो चौंका, मुझे तो 1 घंटा सोने की आदत है दोपहर को। मैं तो गोवन हूँ, तो हमारा सिएस्टा होता है, 1 घंटा सोना पड़ता है। मोदी जी, आप माने या ना माने, एक ऊर्जा है, देश भर में घूमते रहते हैं, विदेशों में घूमते रहते हैं, एक एनर्जी वो उनकी मुझे लगता है हमेशा खासियत रही है। तो मैं उनको अपने 75 साल, उनके 75 साल के लिए जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, आपने पूछा चुनौती क्या है। जब आप 75 साल के इस पड़ाव पर पड़ते हैं, मुझे लगता है आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, रियर व्यू मिरर में नहीं देखते, हमेशा आगे देखते हैं। अब अगर हम पीछे देखते तो ये मानना पड़ता कि देखिए, मोदी जी कितने 12-13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पिछले 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये अपने आप में लगातार, जब आप 23 साल इस तरह से राजनीति पर आपकी पकड़ रही है, बोथ एज चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये कोई आसान मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं समझता हूं ये इस वजह से उनका नाम तो इतिहास में जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से जाएगा, क्योंकि जब आप 75 साल के होते हैं तो आप देखते हैं कि मेरी विरासत क्या रहेगी, 20 साल बाद, 25 साल बाद दुनिया मुझे किस नजरिए से देखेगी। और
कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वो केवल उनको 2002 और जो दंगे हुए और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री तब थे उस नजरिए से देखेंगे। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 में बीजेपी को पहली बार उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिली और एक बार फिर दोबारा 2019 में मिली। कुछ लोग उनको देखेंगे कि ये सब छोड़िए, उनको केवल आप किस तरह का डेवलपमेंट किया है उस नजरिए से देखिए। देखिए सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि मोदी जी को दिखाना पड़ेगा कि ही इज नॉट अ डिवाइसिव फिगर। वो लोगों को, जब आप मोदी जी का नाम 20 साल 25 साल बाद लेंगे, क्या आप उनको देखेंगे कि वो लोगों को बांटते थे या जोड़ते थे? अगर ये चुनौती उनके सामने है तो उनको अगले 5, उससे भी ज्यादा, अगर वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते हैं 2029 में, कि क्या उन्होंने एक मजबूत भारत, विकासशील भारत की तस्वीर बनाई है या एक बटे हुए भारत की तस्वीर बनाई है? क्या उन्होंने संस्थाओं को मजबूत किया है या कमजोर किया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को? क्या उन्होंने एक तरह से भारत का एक नया स्वरूप दुनिया भर में दिया है या वहां कहीं कमजोर पड़ गए? मुझे लगता है अगले 5 साल ये तय करेंगे। अगले 5 साल बिटवीन नाउ एंड 2029 या 2030, जब वो 80 साल के होंगे, ये 5 साल तय करेंगे कि ये जो विरासत है उनकी, वो किस तरह से लोग देखेंगे। कुछ उनके स्ट्रेंथ्स है, कुछ उनकी कमजोरियां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप बैलेंस शीट करेंगे तो उस बैलेंस शीट में आप क्या लिखेंगे, ये मुझे लगता है जब आपका पॉलिटिकल करियर खत्म होता है तभी लोग, इतिहासकार लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा सौरभ, जब आपने इतने साल, इतने चुनाव लगातार जीते हैं तो आपको मानना पड़ेगा ही इज अ गिफ्टेड पॉलिटिशियन। आप जो भी हो, उनके विरोधी हो, उनके पक्ष में, ही इज अ गिफ्टेड पॉलिटिशियन जिन्होंने 50 साल एक तरह से पब्लिक लाइफ में गुजारे हैं, इवन बिफोर ही वॉज चीफ मिनिस्टर। तो चुनौती है अपने विरासत को किस तरह से वो शेप कर पाते हैं, क्योंकि जो एक डिविजिव फिगर, हिंदुत्व हीरो की फिगर है, वहां से गवर्नेंस गुरु की उन्होंने फिगर, एक तरह से अपनी तस्वीर लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन उससे भी आगे जमीन पर हकीकत क्या है? क्या वाकई एक नया भारत बना है या केवल ये स्लोगन है? क्या वाकई हम अमृतकाल में हैं या केवल ये स्लोगन है? क्या वाकई विकसित भारत है या केवल ये स्लोगन है? अब केवल हेडलाइन मैनेजमेंट से आप अपनी विरासत शेप नहीं कर सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। और अगले 5 साल ये बताएंगे कि जो मोदी जी ने कई रिफॉर्म्स किए हैं उनका उनका कितना असर होता है। और तो आई एट 75 आई थिंक वी शुड, मैं कहूंगा वी शुड जज मोदी जी व्हेन ही इज 80 साल के जब होंगे।